दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 19। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन देखिए, एक बटाना में, बोगज कोई से, बेबीलोन से या बीसोटुन से। आपको बताना है कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है ऑप्शन बी, बोगज कोई से। और आप जान लीजिए दोस्तों, एशिया माइनर में स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी और रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते वर्णित हैं। तो बोगज कोई अभिलेख से दोस्तों इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते हुए ये अभिलेख हैं और ये एशिया माइनर के बोगज कोई से मिले हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, सूची 1 में सिंधुकालीन स्थल हैं और सूची 2 में वो नदियां दी गई हैं जिनके किनारे ये स्थल स्थित हैं। देखिए, हड़प्पा, तो आप जानते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पर? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हड़प्पा रावी नदी। हस्तिनापुर, तो आप जान लीजिए कि हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश का प्रमुख नगर, ये कृष्णा नदी के तट पर है। तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी। और पैठन, ये पोतन शहर है, ये भी दोस्तों मध्य भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, ये गोदावरी नदी के केंद्र पर स्थित है। तो एक तो ऐसे आप याद कर लीजिए, हड़प्पा जो स्थल है रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर सही मिलान आप कर सकते हैं, हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन गोदावरी नदी। तो सही सुमेलन आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? आपको बताना है। परुशड़ी, सरस्वती, बिपाशा या अस्किनी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है कि ऋग्वेद में जो 10 राजाओं का युद्ध, जिसको 10 रागियन युद्ध कहते हैं, ये परुशड़ी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, 10 रागियन युद्ध परुशड़ी, जिसको कि आधुनिक नाम रावी नदी जानते हैं, इसके तट पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में भरतों के राजा सुदास ने, जिसके पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था और इस संघ के पुरोहित विश्वामित्र ऋषि थे। तो याद रखिएगा, 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत दोस्तों 1ली शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुमित्र जो है दोस्तों 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में, 1ली शताब्दी ईस्वी में आयोजित बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, वसुमित्र ने जो है बौद्ध संगीत, जो चौथी बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? आपको बताना है।
विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, डोएयल और कोरोमंडल तट दक्षिण के कुछ भाग में। तो सही उत्तर है चोलों के विषय में जो पहली जानकारी है वो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है और इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायनकृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टालमी के जो है ग्रंथों में है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था और चोलों की पहली राजधानी उत्तरी मन्नलूर थी। कालांतर में उरैयूर और तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भागों तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और ये प्रश्न कथन कारण से है। कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। और कारण है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन दोनों ही कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप जान लीजिए कि 16 महाजनपद थे, उसमें से मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण जो है कुशीनारा में प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में कुशीनगर की पहचान देवरिया जिले के कसया नामक स्थान से की जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? आगरा के, अयोध्या के, काशी के या कड़ा के? तो सही उत्तर हो जाएगा कड़ा के। देखिए दोस्तों, मलूक दास एक संत कवि थे। इनका जन्म 1574 में तत्कालीन कड़ा प्रांत में हुआ था। उस समय अकबर का शासनकाल था, जबकि उनका महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में 1682 में हुआ था और ये गृहस्थ संत थे। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था और इनके द्वारा कई रचनाएं मिलती हैं, जिनमें ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्ष आदि हैं। और इनका प्रसिद्ध दोहा आज भी लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो सही उत्तर है कड़ा में हुआ था मलूक दास का जन्म। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये कथन एक है। दूसरा है, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहला कथन है कि सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। और दूसरा कथन कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, बल्कि अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, ये आपका सही है। तो बिल्कुल सही उत्तर केवल 2 हो जाएगा। कथन एक आपका सही नहीं है, तो केवल 2 आपका सही पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव महाराज के सम्मान में प्रतिवर्ष सावन मास में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ सहित सुभद्रा और बलदेव की मूर्तियां रथ पर रखकर जुलूस निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? देखिए, सौमिल्य, शौनक, शूद्रक या सुश्रुत। तो इसमें से कौन सा जो चिकित्सक है ये गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, सुश्रुत। दोस्तों, सुश्रुत गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना सुश्रुत संहिता के लिए जाने जाते हैं और इनका काल चरक के बाद आता है। चरक को शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है और इन्होंने शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है मीमांसा से, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मीमांसा क्या है दोस्तों? मीमांसा जो होता है आप जान लीजिए, इसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना है और उनकी दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करता है।
और मीमांसा मत वेद को अपौरुषेय और नित्य मानता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं क्योंकि इसमें कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है। और पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी हैं और इनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है और ये प्रश्न आपके सामने कई बार आया होगा कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? ऑप्शन देखिए, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर या जॉर्ज एफ डेल्स। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिंघम। दोस्तों आप जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में प्रारंभिक जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी, जब उन्होंने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। और भारत में पुरातत्व के जनक माने जाने वाले जनरल ए कनिंघम ने 1853 और 1873 में 2 बार हड़प्पा का सर्वेक्षण कराया। सर मार्शल के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशकत्व काल में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का अन्वेषण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और इस समय सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बगैर वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रिक कहा जाता था और आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध, ईसाई, हिंदू या जैन? तो सही उत्तर है जैन धर्म से। देखिए तीर्थंकर शब्द जो है ये जैन धर्म से संबंधित था और इसमें आप जान लीजिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर जो हैं भगवान ऋषभनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त ने? तो सही उत्तर है आप देख लीजिए चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे और इसने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रारंभ की और इसे इतिहास में दोस्तों एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का भी श्रेय दिया जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुद्रा साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और गुप्त वंश में ही सबसे पहले चंद्रगुप्त ने रजत यानी चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनेकांतवाद किस धर्म का कोड सिद्धांत और दर्शन है? तो आप जानते भी होंगे अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत और दर्शन है और दर्शन के क्षेत्र में जैन धर्म में स्यादवाद जिसको अनेकांतवाद कहा जाता है इसका प्रतिपादन किया है और ये प्राचीन भारतीय दर्शन व्यवस्था की एक अमूल्य निधि मानी जाती है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का ज्ञान मत, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस या एरिस्टोब्यूलस? तो सही उत्तर क्या है? डाइमेकस। दोस्तों आप जान लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्टेयस, डियोडोरस, एरियन जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस आदि यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण के समय भारत आए थे, जबकि डाइमेकस जो है ये एक सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत नाटक थे उसमें स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृत। दोस्तों गुप्त काल में नाटकों में जो निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे जैसे शूद्र और स्त्रियां ये प्राकृत बोलते हैं, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते हैं और इससे पता चलता है कि संस्कृत मध्यकालीन उच्च वर्गों की भाषा थी जबकि निम्न वर्गों के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री वेनसांग ने किस शासक के समय में भारत की यात्रा की थी? तो एच से वेनसांग और एच से हर्ष। तो सही उत्तर है हर्षवर्धन के समय काल में। तो उत्तर है हर्षवर्धन के समय काल में वेनसांग नामक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु ने भारत की यात्रा की थी। और वेनसांग का मूल नाम चिनशी था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल 606 से 648 ईस्वी के समय में भारत आया था। और आप में से कई साथी जानते होंगे कि वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी था? तो सही उत्तर है पौतवाध्यक्ष, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मौर्य युग के प्रशासनिक अधिकारियों में पौतवाध्यक्ष माप तौल का अधिकारी होता था। पड़याध्यक्ष आप जान लीजिए कि ये वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष ये राज्य कृषि विभाग का अध्यक्ष था। और सूनाध्यक्ष ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। तो याद रखिएगा, मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष ये माप तौल का अधिकारी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसमें शासकों के नाम देखिए, विमकडफिसेस, कनिष्क, नहपाड़ या बुधगुप्त। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है कनिष्क। दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक के बाद कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था और कनिष्क ने महायान को अपना राजधर्म स्वीकार किया। कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी ढंग से खड़े और कुछ पर भारतीय ढंग से बैठे बुद्ध की आकृतियां हैं और ये सिक्के कनिष्क के बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण को चित्रित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या फिर तीर्थयात्रियों को? आपको बताना है कि सार्थवाह या सार्थवाहक किसे कहते थे। तो उत्तर है व्यापारियों के काफिले को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था और आप जान लीजिए प्राचीन काल में रास्ता कठिन होता था, व्यापार करना कठिन था, इसलिए व्यापारी सार्थवाह के रूप में यानी व्यापारियों के काफिलों के रूप में व्यापार करते थे और इसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। सार्थवाह जो है वो व्यापारिक प्रधान होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम था? देखिए, कुंभोज, कन्याकुमारी, कन्नौज या कांचीपुरम। तो सही उत्तर ऑप्शन सी कन्नौज। कान्यकुब्ज गंगा नदी के तट पर स्थित था। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है और कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित ये शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम, देखिए ऑप्शन ए है, नागभट्ट प्रथम ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी और देवराज, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय इस वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया या चंपा में? तो सही उत्तर है कंबोडिया, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए दोस्तों, अंकोरवाट ये विष्णु मंदिर है, कंबोडिया में है और इसका निर्माण 1125 में कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और ये मंदिर प्राचीन यशोधरापुर में बना है। रामायण की संपूर्ण कथा को इसमें मूर्त रूप प्रदान किया गया है और इसके अतिरिक्त महाभारत और पुराणों के दृश्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों को जगह जगह चिन्हित किया गया है और इस पर भारतीय स्थापत्य कला का स्पष्ट चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता थी? देखिए, साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार या कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना। तो सही उत्तर है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जानते हैं कि चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपको बताना है। तो सांख्य दर्शन ऑप्शन है आपके गौतम, जैमिनी,
कपिल या पतंजलि? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कपिल मुनि के द्वारा। दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। ये भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इसने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति और पुरुष का सम्मिलन माना है। और इस दर्शन के बाद में व्याख्या प्रसिद्ध दार्शनिक ईश्वर कृष्ण ने अपनी पुस्तक सांख्य कारिका में की है। तो याद रखिएगा, सांख्य कारिका जो है ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर या पंजाब में? तो आप जानते हैं दोस्तों, कुभा जो कि काबुल नदी है, और आप जान लीजिए कि अफगानिस्तान में बहने वाली कुभा नदी जो वर्तमान में काबुल नदी है, इसका स्थान अफगानिस्तान में है। और आप जान लीजिए कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। और इसके अलावा जो कुभा नदी है, कुभा, इसको काबुल नदी कहा जाता है। वर्तमान में इसका स्थान अफगानिस्तान निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हड़प्पी स्थल और उनकी अवस्थिति के बारे में दिया गया है। स्थल में देखिए मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। स्थानों में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और महाराष्ट्र हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मांडा कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू, देखिए मांडा आपका जम्मू में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो बिल्कुल सही सुमेलन हो जाएगा मांडा जम्मू, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। तो जब आप इनका सही सुमेलन करेंगे तो ये प्रश्न आ जाएगा 3, 4, 1 और 2। देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनानी, कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? इसका कारण क्या था? देखिए, बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उसने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए और बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान था। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। और आप जान लीजिए कि यूनानी, कुषाण और शक ये बाहरी शासक थे, विदेशी शासक थे। उन्होंने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि ये बौद्ध धर्म की उदारता और प्रगतिशीलता से काफ़ी प्रभावित हुए, जबकि हिंदू धर्म अनेक कुरीतियों और जाति प्रथा में ग्रस्त था। इसलिए ये जो बाहरी शासक थे हिंदू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सूत्र है सत्यमेव जयते। ये शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही उत्तर सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और इस आदर्श वाक्य का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट या सारनाथ से ग्रहित किया गया है। मुंडकोपनिषद छोटा उपनिषद है और आप जान लीजिए यहीं से सत्यमेव जयते जो है शब्दावली ली गई है। कठोपनिषद में आप जानते हैं कि यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गोशाल या उपाली? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मक्खली गोशाल। दोस्तों, मक्खली पुत्र गोशाल पहले महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। और आजीवक संप्रदाय दोस्तों, इनका मत नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है और इनका मानना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें विकल्प आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन, जो कि आधुनिक रुम्मनदेई स्थान है, उसके उस स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी में। और ये स्थान दोस्तों, ये वर्तमान में इसका नाम रुम्मनदेई है। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन देखिए, रूपक, कारशापण, दीनार या पण? तो सही उत्तर है रूपक, ऑप्शन ए। और आप जान लीजिए दोस्तों
कि जो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको रूपक या रूपक कहा जाता था। ये 32 और 36 ग्रेन के थे। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासकों में से ऐसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाने वाले सबसे पहले गुप्त शासक थे। अगला प्रश्न है नयनार कौन थे? तो इसमें शैव, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक। तो नयनार कौन थे? तो आप देख लीजिए नयनार, नयनार यानी नयन, तीसरे नेत्र की बात अगर जो करें तो शैव, और अलवार जो है वैष्णव थे। तो नयनार जो है ये शैव मत के धर्मावलंबी थे। पल्लव काल में शैव मत का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया और नयनार संतों की संख्या 63 यानी 63 बताई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़ या मुंडीगाक। तो सही उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणकालीन प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है और ये सही उत्तर मेहरगढ़ हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह इटालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वो कौन है? देखिए मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है और ये इटालवी यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम, देखिए देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें देखिए सूची 1 में राजा और सूची 2 में उनके राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर जो आप सूची 1 में राजा प्रद्योत जो हैं ये कहाँ के राजा थे? तो प्रद्योत अवंती के राजा थे। अवंत की राजधानी आप बताइए क्या थी? तो अवंत की राजधानी उज्जैनी थी। उदयन जो है ये वत्स के राजा थे, वत्स महाजनपद के राजा थे, इनकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रसेनजीत दोस्तों ये आप जान लीजिए कोसल महाजनपद के राजा थे, इनकी राजधानी श्रावस्ती थी। और अजातशत्रु मगध के राजा थे, इनकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। तो याद रखिएगा गिरिवज्र या राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी। तो यहाँ पर प्रद्योत का आप मिलान जो है ये अवंती से करेंगे। इसके अलावा उदयन का वत्स से, प्रसेनजीत का कौशल से और अजातशत्रु का मगध से। और इस आधार पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 3, 2, 4 और 1। देखिए यहाँ पर प्रद्योत का 3 से यानी अवंती से, तो सबसे पहले 3, 2, 4 और 1 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? आप जानते हैं कल्हड़ की राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास पर लिखित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें क्रमबद्ध रूप से इतिहास का वर्णन मिलता है। और कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना जयसिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी, जिसको जोनराज, प्रजाभट्ट और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोनराज और श्रीवर ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राजतरंगिणी को कुल 8 तरंग हैं। इसमें प्रथम 3 में कश्मीर का इतिहास, इसके बाद के तरंग में कारकोट, उत्पल वंश और लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। और जोनराज और श्रीवर द्वारा द्वितीय राजतरंगिणी में 1149 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए ए कनिंघम, एच दानी, ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप ने। तो सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले
जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सहायता मिली थी और ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले अध्ययन अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। 1750 में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था, लेकिन उसको पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, बलवन, देखिए बलवन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों आप जान लीजिए कि तुगलक वंश का शासक था गयासुद्दीन तुगलक, और ये दिल्ली सल्तनत से नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान था और सबसे अधिक नहरें खुदवाने का श्रेय फिरोज तुगलक को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसान सा प्रश्न है और ये विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो सही उत्तर है ये दोस्तों किसके विद्रोह पर? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, यानी राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र सिख राज्य का संस्थापक कौन था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, दलीप सिंह या महाराजा रणजीत सिंह? तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, लेकिन स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक महाराज रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और सिख राज्य को सरकार ए खालसा के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा के सिद्धांतों पर एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष हुकूमत की स्थापना की, जिसकी आधार भूमि पंजाब था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी। तो सही उत्तर है मीर बाकी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बाकी ने करवाया था और बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन संभाला था। तो याद रखिएगा, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में मीर बाकी ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे सशक्त पेशवा कौन था? आपको बताना है सबसे सशक्त पेशवा कौन था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है देखिए, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, माधवराव या बालाजी विश्वनाथ। तो सही उत्तर है आपका बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि सबसे सशक्त पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसने 72 लड़ाइयों के विजेता के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और इसको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। और एक मुस्लिम महिला मस्तानी से संबंध होने के कारण इसे बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ऑप्शन देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शंकर या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया। तो उत्तर है फरीदुद्दीन गंज ए शकर। दोस्तों आप जान लीजिए कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और इसमें बाबा फरीद के नाम से मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गंज ए शकर के विचारों को संकलित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर में? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन बी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। आप जान लीजिए कि बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी राबिया दुर्रानी उर्फ दिलराश बानो बेगम का एक मकबरा है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर खां? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जय सिंह के साथ। जो दोस्तों आप जान लीजिए कि पुरंदर की संधि सन 1665 में हुई थी और मुगल सेना नायक जय सिंह के साथ ये संधि हस्ताक्षर हुई थी। और इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 23 किले और 4 लाख ऊँट की वार्षिक आय भूमि जो है मुगलों को दी और शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेरोजगारों के सहायतार्थ निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि बेरोजगारों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी और दोस्तों उसने एक विभाग दीवाने खैरात भी स्थापित किया था जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? ऑप्शन देखिए, बदायूनी, विंसेंट, बर्नी या डब्लू हेग? तो सही उत्तर हो जाएगा विंसेंट, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जानते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही के नाम से एक नए धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और सिख धर्मों की प्रमुख बातों का समावेश किया गया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था और अंत में ये धर्म असफल हो गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के विषय में कहा था कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता की पहचान थी, न कि बुद्धिमत्ता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में, ये आपका सही सुमेलित है, जान लीजिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसके अलावा आप देखिए कि जहांगीर का मकबरा शहादरा में स्थित है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शेख निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इन्हें गयासपुर दिल्ली में दफनाया गया था और इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी प्रमुख थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में या फिर इटावा में? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो का जन्म एटा में, जो कि वर्तमान में अब कासगंज जनपद के पटियाली में हुआ था। तो पटियाली गांव में 1253 में हुआ था और ये अब एटा में नहीं बल्कि कासगंज में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो जान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी ने। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का पहला सुल्तान था जिसने राशनिंग व्यवस्था अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। उसने मलिक काफूर को शहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए और उसके नेतृत्व में बाजार की कीमतें निश्चित की गई और उसी मूल्य पर व्यापारी अपना माल बेचने को विवश थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शेर शाह ने, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था जिसमें उसके ज़मीन का क्षेत्रफल और दूसरी बातों के अलावा लगान का जिक्र होता था और इसके बदले में किसान राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था। उसके द्वारा वो लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर है जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है क्योंकि वह सभी नैतिक सुधार सबसे पहले स्वयं अपने पर लागू करता था, उसके बाद प्रजा पर।
अगला प्रश्न है, मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? देखिए, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो सही उत्तर है जहांगीर, ऑप्शन बी। और आप जान लीजिए कि जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 में शाहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, लेकिन देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां, 1613 में खुर्रम खां के नेतृत्व में कई अभियान भेजा और 1615 में राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच एक संधि हुई। राणा अमर सिंह ने इस संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर एकांत स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर नामा किसने लिखा है? आपको बताना है। अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या अबुल फजल। तो सही उत्तर है अकबर नामा अबुल फजल द्वारा कितने वर्षों में? 7 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद लिखी गई कृति है और ये 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी है और ये अकबरकालीन शासन प्रणाली, मुगल कालीन आर्थिक जीवन पर महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो आप जानते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखे थे। दुर्भाग्यवश इनका संबंध किसी भी शासक के साथ अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जंतर मंतर। इसका जो निर्माण है दोस्तों, राजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। जय सिंह द्वितीय ने, जय सिंह भूगोली, ज्योतिष और गणित विधा में जो है अत्यधिक रुचि ली है और उसने बनारस, जयपुर, उज्जैन में इसकी उन्नति के लिए आधुनिक वेधशालाओं का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु हरराय ने, हरकिशन ने, गोविंद सिंह ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहब में की थी और उन्होंने सबसे पहले 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया था। उसके बाद उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया और इसी दिन खालसे के नाम के पीछे सिंह लग गया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या किया जा सके? ऑप्शन है सेना में भर्ती, राजस्व संग्रह की सुविधा, धार्मिक सामंजस्य या फिर साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा, साफ सुथरा प्रशासन लागू करने के लिए ये लागू की गई थी। मनसब अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पद होता है और इस व्यवस्था के आने वाले अधिकारी को मनसबदार कहा जाता है और अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा 1575 में प्रशासन को साफ सुथरा करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा या गुरु गोविंद सिंह मंजी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ। दोस्तों महान सिख गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना 1604 में की थी। इसमें इन्होंने 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों और कबीर नामदेव जैसे विद्वानों के उपदेशों को भी संकलित किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, बिल्कुल सही है। और कारण है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। तो यहाँ पर आप देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 रहा। उसने अपने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया और उसने विशाल सेना के देखते हुए आर्थिक सुधार लागू किए।
और इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली था और सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करना था जिनके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। कीमतें निश्चित करके सुल्तान ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किया। उसने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की और अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था। और वो जो है आपसे पूछा गया है, बताया गया है कि दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये सही नहीं है, तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें आपने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रश्न पत्र का लेबल 1 का था, यानी ये बहुत ही आसान प्रश्नों का सेट था। और इसमें से जो 63 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया है, इसमें से मेरा जो अनुमान है कि 55 प्लस प्रश्न हमारे सभी साथियों को पता होगा जो थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आपका जो ये दायरा है, तो ये आसान प्रश्नों का सेट था, लेवल 1 जिसको हम कह रहे हैं। और कुछ हम ऐसे कठिन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है। वैसे ये काफ़ी आसान प्रश्न थे, 55 से 60 प्रश्न अधिकतर साथियों को पता होंगे और ये आसान प्रश्नों का सेट था। हम प्रश्नों का लेवल आगे और भी बढ़ाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।